Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए, देश में नई सरकार बन गई और तीसरी बार नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन इस बार के प्रधानमंत्री काल में नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत सारी समस्याएं आन खड़ी दिख रही हैं। यहाँ एक तरफ विपक्ष पूरी तरीके से उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिस गठबंधन की वो सरकार चला रहे हैं उसमें कुछ लोग अपनी अपनी कहानी यानी अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग सुनाते जा रहे हैं। अभी सत्ता को संभाले हुए मोदी जी को मुश्किल से 20 दिन हुए हैं और उनके आगे न जाने कितने प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। एक तो दुर्भाग्य की बात है, जिस दिन से उन्होंने सत्ता को संभाला है उसी दिन से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि ट्रेन हादसे, आतंकी हमले और रेल हादसे, इन सब चीज़ों को लेकर सारा विपक्ष उनके पीछे हाथ धो के पड़ा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संसद के इस विशेष सत्र में एक नई बात सबके सामने आई, वो ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के लिए काफ़ी चिंताजनक बात है। वो ये बात है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में लोकसभा में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। उस राहुल गांधी से जिसको लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह काफ़ी घबराते रहे हैं और पिछली सरकार में उनसे घबराते हुए उनके खिलाफ साजिश करते हुए जिस तरीके से उनकी संसद सदस्यता समाप्त करने की साजिश रची गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से उनकी संसद सदस्यता बरकरार रही, उनको वापस मिली और ये एक बार को साबित हो गया कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनसे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बुरी तरीके से घबराहट होती है। दोस्तों, जिस दिन से राहुल गांधी ने सदन के पहले दिन से जब अपना पदभार संभालते हुए वर्तमान सरकार को घेरना शुरू किया, उस दिन से ऐसा लगने लगा है कि 10 साल में पहली बार संसद में प्रतिपक्ष की आवाज़ सुनाई दे रही है। कारण यह है कि पिछले 10 सालों में विपक्ष इतना कमज़ोर था कि वो नेता प्रतिपक्ष बनने लायक की स्थिति भी नहीं थी। यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस ढंग से देश को हाँकना चाहा उसी तरीके से वो उनको हाँकते रहे। प्रतिपक्ष के रूप में कोई उनका विरोध करने वाला नहीं था, लेकिन आज स्थिति बहुत विपरीत है। 234-36 सांसदों के साथ में प्रतिपक्ष बड़ा मुस्तैद है। राहुल गांधी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं, मुखिया हैं, अखिलेश यादव, उन्होंने संसद में जिस तरीके से सरकार को घेरा, अपनी वाक्पटुता से सदन में लोगों को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, उससे दिख रहा है कि आज राहुल गांधी के साथ साथ महुआ मोइत्रा भी खड़ी हैं और शशि थरूर भी हैं, जयराम रमेश भी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक नए रूप में सामने नजर आए हैं। दोस्तों, जिस तरीके से संसद चल रही है उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन अब मोदी जी के लिए बुरे शुरू होने वाले हैं। अच्छे दिन उनके 10 साल तक अच्छे दिन रहे, लेकिन वर्तमान में जो संसद में विरोधी पक्ष इकट्ठा हुआ है, एकजुट हुआ है, उससे लग रहा है कि मोदी और शाह की दिन का चैन और रात की नींद दोनों ही खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, संसद का चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव तो हो गया, लेकिन अब हम बात करेंगे उन आने वाले वो विधानसभा चुनावों के बारे में जो कि साल के अंत तक 4-5 जगह पर
विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जैसा सबसे पहले विधानसभा में उपचुनाव की बात करें तो यूपी में होने वाले हैं, और उसके बाद महाराष्ट्र और बिहार में भी चुनाव होते दिख रहे हैं। इसी तरीके से झारखंड में भी ये करीब 10-12 महीने के अंदर यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे पहले यूपी के बारे में। यूपी जहाँ पे 80 लोकसभा सीट होती थी, और इस बार के आम चुनाव में लोगों ने अपना निर्णय सुना दिया कि अब वो बहकने और बड़बड़ाने में नहीं आने वाले हैं। जिस तरीके से 10 साल से भाजपा ने अपने जो धर्म आस्था और मंदिर के जरिए लोगों को बांटने और बरगलाने का काम किया, उससे अब जनता चेत चुकी है। जनता अब 5 किलो अनाज के चक्कर में आने वाली नहीं है। उसको अब इस बात का एहसास हो गया है कि 5 किलो अनाज लेकर वो अपना अधिकार खोते जा रहे हैं। केंद्र सरकार केवल 5 किलो अनाज देकर लोगों के पास से वो शक्ति छीन ले रहे हैं जिसकी जनता की जो सबसे मजबूत ताकत होती है। यानी एक बार आपने वोट दे दिया तो 5 साल के लिए ये राजनेता रास्ता भूल जाते हैं। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हुई है, उससे जनता त्राही करा रही है। खाने पीने से लेकर हर चीज़, दूध तेल घी, सभी चीज़ें आसमान पर हैं, और सरकार इस बात को मानती ही नहीं है। इस मुद्दों को वो छूने का प्रयास भी नहीं करते हैं। उनके मुद्दों में आता है तो विदेश में डंका बज रहा है, मंदिर बनवा दिया है, प्रधानमंत्री की छवि पूरे विश्व में पताका लहरा रही है। इन सब बातों से अब जनता ऊब चुकी है। उसे लगता है सबसे पहले वो उसकी जो ज़रूरत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और किसानों की अपनी समस्याएं हैं, महिलाओं पे उत्पीड़न है, इन सब मुद्दों को लेकर बहुत तेज़ी से लोगों के अंदर बहुत बेचैनी है। और इस बेचैनी का जो परिणाम आया वो लोकसभा चुनाव में साफ दिखा कि जहां 80 सीट का दावा करने वाली भाजपा आज 37 सीट पर सिमट के रह गई है। यानी वहां पर 43 सीट पर इंडिया गठबंधन का रुतबा हो गया है, कब्जा हो गया है। इस तरीके से एक बहुत बुरी तरीके का जो तमाचा जनता ने बीजेपी के मुंह पे मारा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब जनता समझ गई है कि धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद के दांव पे अब इनसे उनका भला होने वाला नहीं है। बच्चा पढ़ लिख कर घर में बैठा है, लेकिन उसके लिए रोज़गार नहीं है। महंगाई इतनी है कि लोग पेट भर खाना खाने के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। लेकिन सरकार को तो सिर्फ वही मुद्दे नज़र आ रहे हैं कि वो मंदिर बनवा दिया हमने, मुसलमानों को इतना टॉर्चर कर दिया है, ये आत्मसुख देने की बातें हैं। दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने लोगों के बीच में जाकर रोजगार, सम्मान और महिलाओं की आर्थिक व्यवस्था, किसानों की समस्याओं, बेरोजगार युवकों को के लिए रोजी रोजगार की बात कहकर उनको इतना समझाया है, यही वजह है कि इंडिया गठबंधन को इतनी सीटों पर फायदा मिला है। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ देश के इतिहास में ये पहला चुनाव है जिसमें संविधान की रक्षा का मुद्दा बना। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया। उनके कई नेताओं ने
तो यहां तक कहा कि दूसरे सदन में बहुत से नेताओं ने ये भी कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी, और उन्होंने बार बार ये बातें कही। और यहां तक कि शुरुआत में 2014 में तो भागवत जी, जो इस सदन के सदस्य नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, और कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी। इंडिया गठबंधन को संविधान बचाने की मुहिम इसी कारण हम चलाना पड़ा। जनता ने ये महसूस किया कि बाकी मसले आते जाते रहेंगे, पर संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र रहेगा और चुनाव भी होंगे और हम और आप यहां बैठेंगे। सभापति जी, इस लड़ाई में आम नागरिकों ने विपक्ष का साथ दिया। गरीबों, किसानों, मजदूरों, पीड़ित, शोषित महिलाओं, युवाओं ने हमारा सबका साथ दिया और डेमोक्रेसी को बचाने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट, तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting, no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir. Sir, बैठिए, please. Take your seat, take your seat. Nothing. आपने जो नरेंद्र मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट था, और वो गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात से वो गुजरात मॉडल फिर वो नेशनल लेवल पे लाए। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग, हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग और डर, एजेंसी का डर, मीडिया का डर, सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। ये संविधान बचाने का भी चुनाव है, और ये संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। यही संविधान है जो हमारे हक अधिकार की रक्षा करता है। यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है। और ये भी आप लोग जान गए होंगे कि इधर जो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखे हैं। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान आप लोग। इसलिए जहां हम अपने लोगों से सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं, वहीं अपने हम बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का है। इसलिए हमारा इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, जिससे आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचा सकें। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है
कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई।